गुड आफ्टरनून। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो फर्स्ट डीपीपी बनी थी उसमें आखिरी क्वेश्चन 10th क्वेश्चन रह गया था क्योंकि डायग्राम नहीं बना था। तो पहले हम लोग 10th क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगली डीपीपी करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो डायग्राम है वो ये है कि एक क्यूब है, जिसकी साइड लेंथ 3 मीटर है, साइड लेंथ 3 मीटर क्यूब है और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर की और जो फील्ड यहाँ से बाहर निकल रही है वो फील्ड है 15 वोल्ट पर मीटर की। फील्ड जो अंदर आ रही है वो कम है और फील्ड जो बाहर जा रही है वो ज़्यादा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई चार्ज होना चाहिए। तो अगर इसके अंदर कोई चार्ज है तो हमें उस चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है। चलिए, तो चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग पहले इनकमिंग और आउटगोइंग फ्लक्स को पहले फाइंड करें। तो इनकमिंग फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग इस वॉल पर एरिया वेक्टर बनाएंगे। ये बन गया एरिया वेक्टर और ये है फील्ड वेक्टर। तो पहले इनकमिंग फ्लक्स फाइंड करें। इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ई की वैल्यू है 10 और एरिया की वैल्यू है 9 क्योंकि साइड है 3, तो ये भी 3 है। ये देखिए 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, तो इस वॉल का जो एरिया होगा दैट विल बी 9 मीटर स्क्वायर और इसी वॉल पर इनकमिंग फ्लक्स बन रहा है, ठीक है ना। इंटू 9 और ये कॉस 180 हो गया। सो दिस इज माइनस 90 वोल्ट मीटर का इनकमिंग फ्लक्स है। अब आइए हम लोग आउटगोइंग फ्लक्स फाइंड करें इस वॉल पर। तो इस वॉल पर आउटगोइंग फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम लोग इस वॉल पर भी एरिया वेक्टर बनाएंगे। ये बन गया एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर उसी की डायरेक्शन के पैरेलल है। तो अब आउटगोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। तो ई की वैल्यू 15 है, एरिया की वैल्यू 9 है और कॉस 0, क्योंकि इस वॉल पर जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। जबकि इस वॉल की बात करें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट है। इसलिए इस वॉल पर जब इनकमिंग फ्लक्स निकाला तो थीटा की जगह पर 180 रखा और इस वॉल पर जब आउटगोइंग फ्लक्स निकाल रहे हैं तो थीटा की जगह पर हम लोग 0 रखेंगे। तो ये हो गया 135 वोल्ट मीटर, ठीक है ना। इस प्रकार से नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स इनकमिंग प्लस फ्लक्स आउटगोइंग। तो इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू है -90, समझ में आ रहा है। देखिए इनकमिंग फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, -90 और आउटगोइंग फ्लक्स की वैल्यू है प्लस का 135 वोल्ट मीटर। सो ये हो गया आपका 45 वोल्ट मीटर नेट फ्लक्स हो गया। और नेट फ्लक्स टू क्लोज सरफेस का फॉर्मूला गॉस लॉ, क्यू इन साइड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। इसलिए क्यू इन साइड द क्लोज सरफेस, क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस मतलब क्यू इनसाइड द क्यूब विल बी इक्वल टू 45 एप्सिलॉन नॉट कूलम्ब। तो ये आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट डीपीपी थी, मतलब कि डे 7 होमवर्क वाला डे 7 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फर्स्ट डीपीपी उसमें बनाई गई है। ये उसका लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है। और अब हम लोग अगला डीपीपी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड डीपीपी होगा और डे होमवर्क वाला डे 8 होगा, वो हम लोग अभी करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग करेंगे होमवर्क वाला डे 8 और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकेंड डीपीपी। क्वेश्चन है कि ये एक बाउल है, ओपन बाउल है और इसमें कुछ फील्ड लाइंस आ रही हैं और कुछ फील्ड लाइंस जा रही है। तो इसके थ्रू कितना फ्लक्स होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये इनकमिंग फ्लक्स रिप्रेजेंट कर रही हैं 3 लाइनें और ये देखिए 3 लाइनें आउटगोइंग फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
तो जितना इनकमिंग फ्लक्स है उतना ही आउटगोइंग फ्लक्स है, इसलिए जो नेट फ्लक्स होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितना इनकमिंग है उतना ही आउटगोइंग बन रहा है, इसलिए नेट फ्लक्स इस बाउल के थ्रू 0 होगा। इनकमिंग इज इक्वल टू फ्लक्स आउटगोइंग, इसलिए नेट फ्लक्स 0 होगा। ध्यान रखिए ये कोई क्लोज सरफेस नहीं है, इसलिए गॉस लॉ नहीं लग पाएगा, ठीक है ना। गॉस लॉ तब लगता है जब कोई सरफेस क्लोज सरफेस होता है। ये ओपन सरफेस है, क्योंकि ये देखिए इसका मुंह यहाँ से देखिए खुला हुआ है, तो ये एक ओपन बाउल है और इस पर गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा। इस पर फंडा ये लगेगा कि हम लोग ये देखें कि कितना इनकमिंग फ्लक्स है और कितना आउटगोइंग फ्लक्स है। तो जितना इनकमिंग इस सरफेस पे है उतना ही आउटगोइंग इस सरफेस पे है, तो नेट फ्लक्स विल बी 0। ये कौन सा फंडा है? ये फंडा वो है जिसमें कहा जाता है कि सिंगल ओपन सरफेस, ठीक है ना। फ्लक्स का क्वेश्चन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक क्वेश्चन होता है फाइंड फ्लक्स थ्रू सिंगल प्लेन सरफेस, ये देखिए फाइंड फ्लक्स थ्रू सिंगल प्लेन सरफेस, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है फाइंड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, ये देखिए ये सब हमने क्लास में पढ़ाते वक्त सब बता रखा है। ये देखिए ये इनकमिंग फ्लक्स होगा और ये आउटगोइंग फ्लक्स होगा, तो पूछा जाता है फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है फ्लक्स में कि फाइंड फ्लक्स थ्रू सिंगल ओपन सरफेस। ये है सिंगल प्लेन सरफेस और ये है सिंगल कर्व्ड सरफेस। ये सिंगल क्यों है? क्योंकि इसका जो माउथ है वो खुला हुआ है, इसलिए हमारा ये आर्टिकल कौन सा आर्टिकल माना जाएगा? फाइंड फ्लक्स थ्रू सिंगल ओपन सरफेस। सिंगल है, ओपन और कर्व्ड है। ये देखिए सिंगल प्लेन सरफेस, ये सिंगल कर्व्ड सरफेस, और ये सवाल है फाइंड फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस। 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। ये पहली वैरायटी है, ये दूसरी वैरायटी है और ये तीसरी वैरायटी है। गॉस लॉ केवल इसमें अप्लाई होता है, इसमें भी गॉस लॉ नहीं लग पाएगा और इसमें भी गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो इस वैरायटी का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये हमारे सामने एक डायग्राम बना हुआ है। अच्छा, ये डायग्राम पिछली टीपीपी का जो 10th क्वेश्चन था उसका डायग्राम यहाँ छप गया है, कोई बात नहीं। आइए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो की गई हैं और यहाँ वाई एक्सिस पर पॉइंट ए है और एक्स एक्सिस पर पॉइंट बी है, और हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो आइए, हाँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पॉइंट ए क्योंकि वाई एक्सिस पर है और पॉइंट बी क्योंकि एक्स एक्सिस पर है, इसलिए हम लोग को एक्स एक्सिस पर भी वर्क करना पड़ेगा और वाई एक्सिस पर भी वर्क करना पड़ेगा, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। ऑन एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर करके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 400 का कॉस वाला कंपोनेंट, 400 वोल्ट पर मीटर की फील्ड है तो इसका कंपोनेंट लेना होगा हमको। 400 cos 45 इज इक्वल टू VO, ओ मतलब ओरिजिन, VO माइनस VB अपॉन बीच की दूरी कितनी है 3 और सेंटीमीटर में है, तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो ये आ गया देखिए 400 और इंटू 1/√2 इज इक्वल टू VO माइनस VB अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻²। सो VO माइनस VB समझते जा रहे हैं ना ध्यान से। VO माइनस VB मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बीच की दूरी, तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट करके लिखा। तो ये हो गया 400 इंटू 1/√2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻²। ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए और 2√2 इंटू 3 यानी ये बन गया आपका 6√2 वोल्ट, ठीक है ना। अब वाई एक्सिस पर कैलकुलेशन इसी प्रकार से करिए। आइए यहाँ पर कर लेते हैं।
ऑन वाई एक्सिस, देखिए ध्यान से, ई वाई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं जिससे माइनस साइन ना लगाना पड़े और कैलकुलेशन आसान हो जाए और कोई बात नहीं है। तो ये होगा 400 साइन 45 और डेल्टा वी मतलब वी ओ माइनस वी ए और बीच की डिस्टेंस 2 इंटू 10 टू द पावर -2। इस प्रकार से ये हो गया 400 इंटू 1/√2 इज इक्वल टू वी ओ माइनस वी ए अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर -2। So we get VO minus VA is equal to 400 into 1/√2 into 2 into 10 to the power -2। तो ये 2 जीरो इससे कैंसिल हो गए, 2√2 into 2 यानी कि 4√2। ठीक है ना। तो हमने दो इक्वेशन बना ली हैं, एक इक्वेशन VO माइनस VB को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी इक्वेशन VO माइनस VA को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो जब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो VO दोनों में है तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ये VB बचेगा और उधर प्लस का VA होगा इज इक्वल टू 6√2 माइनस 4√2। So this become VA minus VB is equal to 4√2। इस सब्ट्रैक्शन को समझिए, जब 1 - 2 करेंगे, जब 1 - 2 करेंगे तो VO माइनस VB माइनस VO प्लस VA हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से ये VA माइनस VB, बात समझ में आ रही है ना। तो VA माइनस VB का डिफरेंस 2√2 जिसको हम लोग कह सकते हैं 2 इंटू 1.41 यानी कि 2.82 वोल्ट। ठीक है ना। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन अच्छा है और सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसको देख लिया आप लोगों ने, अच्छी तरह देख लीजिए, अच्छी तरह नोट कर लीजिए। हम लोगों ने एक्स एक्सिस पर काम किया तो VO माइनस VB को फाइंड कर लिया और जब वाई एक्सिस पर हमने कैलकुलेशन किया तो VO माइनस VA को फाइंड कर लिया। दो इक्वेशन हमारे पास है, दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आ गया VA माइनस VB इज इक्वल टू 2√2 और 2√2 का मतलब हो गया 2.82 वोल्ट। आगे चले भाई। वी हैव अ चार्ज रिंग जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। ये एक चार्ज रिंग है और जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और चार्ज मान लीजिए कि क्यू है। ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और चार्ज क्यू है। लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम लोग कहते हैं चार्ज डेंसिटी। चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, पूरी रिंग में यूनिफॉर्मली चार्ज को रखा गया है। ठीक है। अब क्या किया गया कि इसका स्मॉल पार्ट निकाल दिया गया। जब इसमें पूरी रिंग होगी तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना। क्योंकि सेंटर सिमेट्रिकली चार्जेस से घिरा हुआ है इसलिए सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। ठीक है ना। अब हमने इससे एक छोटा सा पार्ट बाहर निकाल दिया। फुल रिंग में एक छोटे पार्ट को बाहर निकाल दिया गया। तो मान लीजिए ये छोटा पार्ट ये है जिसको हम लोगों ने बाहर निकाल दिया। ये देखिए इतने पार्ट को हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया। जैसे ही हमने इतने पार्ट को यहाँ से हटाया तो अब सेंटर पर फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है ना। इस बचे हुए चार्ज की वजह से सेंटर पर फील्ड जनरेट हो जाएगा। वो जो पार्ट हम लोगों ने काट के बाहर निकाला है वो पार्ट मान लो कि यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर। ठीक है ना। इसको समझ लो कि हमने यहाँ बना दिया। ये पार्ट जो निकला हुआ है वो यहाँ बना हुआ है और छोटा पार्ट होने की वजह से इसका चार्ज dq है और इसकी जो लंबाई है वो dx है। आंसर हमको dx के फॉर्म में फाइंड करना है। तो जब ये पार्ट हम यहाँ लगा देंगे तो ये फील्ड 0 हो जाएगा और जैसे ही हटाएंगे तो फील्ड जनरेट हो जाएगा और जैसे ही इसको यहाँ लगाएंगे तो ये फील्ड 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अकेले की फील्ड इस फील्ड को काउंटर कर रही है। काउंटर कर रही है मतलब बैलेंस कर रही है।
इसका मतलब है अगर हमें इस फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वजह से इस फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इसकी वजह से फील्ड को फाइंड कर लें। कहाँ पर? सेंटर पर। ये सेंटर है और इसकी फील्ड इस तरफ होगी और इसकी वैल्यू इस फील्ड के बराबर होगी। इसीलिए जब इसको यहाँ लगाते हैं तो ये फील्ड कैंसिल हो जाती है इसके द्वारा, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होगी। तो अगर हम ये निकालना चाहते हैं तो हम ये अगर फाइंड कर लें तो हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए, सेंटर से ये जो दूरी है वो r है, ठीक है ना, और ये चार्ज बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने की वजह से इसको पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। तो इस E की वैल्यू को हम पॉइंट चार्ज मानते हुए क्या लिखेंगे? dq/r², ठीक है ना। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये कोई पॉइंट चार्ज q है तो इससे r दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? 1/4 πε0 q/r², यही होती है ना। तो यहाँ पर q की जगह पर dq है और स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R है, जो कि इस रिंग का रेडियस है। अब आगे ध्यान दीजिए, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो dq/dx ये लैम्डा हो गया, इसलिए dq को हम अगर रिप्लेस करना चाहें तो लैम्डा इंटू dx से रिप्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से बन गया 1/4 πε0 लैम्डा dx/r²। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, छोटा सा क्वेश्चन है। और फील्ड की डायरेक्शन कौन बताएगा? फील्ड की डायरेक्शन होगी इस फील्ड के अपोजिट। इसकी वजह से फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगी तो इसकी वजह से फील्ड राइट डायरेक्शन में होगी। फिर से सुन लीजिए, इसकी वजह से फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगी तो इसकी वजह से उतना ही फील्ड राइट डायरेक्शन में होगी। तो हमें ये फील्ड, इसकी वजह से ये फील्ड फाइंड करनी है, तो हम इसकी वजह से फील्ड को फाइंड कर लेंगे, आंसर बता देंगे और डायरेक्शन इसका उल्टा करके बताएंगे, जैसा कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ के सवालों में करते थे। हम लोगों ने ऐसे कई क्वेश्चन बुकलेट में सॉल्व किए हैं। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आंसर आपके सामने है, ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर एक सिस्टम है जिसमें 1/4 पार्ट में पॉजिटिव चार्ज रखा गया है और बचे हुए 1/4 पार्ट में नेगेटिव चार्ज को रखा गया है और सेंटर पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो इस पॉजिटिव पार्ट की वजह से सेंटर पर फील्ड कैसे होगी? अवे होगी, ये देखिए अवे होगी। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से सेंटर पर फील्ड इसके टूवर्ड्स होगी। इस प्रकार से सेंटर पर दो फील्ड्स होंगी। सेंटर पर दो फील्ड होंगी जिनका सुपरपोजिशन होगा और हम लोगों को इन दोनों का रिजल्टेंट यानी कि नेट फील्ड फाइंड करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो पहले हम एक की वजह से E निकाल लें, उतना ही E दूसरे की वजह से होगा, क्योंकि ये जितना प्लस क्यू है ये उतना ही माइनस क्यू है। इसलिए इसकी वजह से जितनी फील्ड की वैल्यू होगी इसकी वजह से उतनी ही फील्ड की वैल्यू होगी, ठीक है ना। अंतर सिर्फ इतना होगा कि इसकी फील्ड अवे होगा, इससे अवे, क्योंकि पॉजिटिव की फील्ड पॉजिटिव से अवे होती है और नेगेटिव की फील्ड नेगेटिव के टूवर्ड्स होती है। इस प्रकार से इसकी फील्ड अवे और इसकी फील्ड इसके टूवर्ड्स। इस प्रकार से पॉइंट P पर दो फील्ड होंगी और हमें इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि हमको पहले एक E की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम एक E की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। चलिए, पॉजिटिव वाले की वजह से E को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चार्ज Q है, ये सेंटर है, हमने दोनों किनारों को सेंटर से मिला दिया तो हमें रेडियस अपीयर होने लगा और इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल थीटा, यहाँ पर थीटा कितना है देख के बताइए, 90 डिग्री है। अब इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड, ये पॉइंट P है जो कि सेंटर पॉइंट है और इसकी वजह से फील्ड कैसा होगा? अवे होगा, जैसा कि वहाँ पर देखिए बना हुआ है, ये बना हुआ है ये फील्ड। और इसका फार्मूला क्या होता है? E = 1/4
2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा। फार्मूला ध्यान रहेगा तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर साइन 90/2 थीटा इज इक्वल टू 90 है और नीचे हमें थीटा ही रखना है। थीटा 90 डिग्री है यानी कि पाई/2 पाई/2। तो देखिए सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। साइन 90/2 यानी कि 45। तो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया ऊपर q अपॉन नीचे पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये पाई और पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और ये साइन 45 यानी कि 1/√2 1/√2। ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो ये हमने एक ई की वैल्यू को फाइंड किया। अब हमें पॉइंट पी पर नेट फील्ड फाइंड करना है। एक ई हम फाइंड कर चुके हैं, दूसरा ई भी उतना ही होगा, और इन दोनों ई के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री। तो जब दो वेक्टर के मॉड इक्वल होते हैं तो उनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से, ये देखिए इस ई और इस ई का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम मेथड से आएगा। ये देखिए ये बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग वेक्टर के फार्मूले से लिख सकते हैं 2e cos θ/2। तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो 90 है, अल्फा कह देते हैं क्योंकि वहाँ पर हम लोगों ने थीटा पहले ही बोल रखा है, इसलिए यहाँ पर इस एंगल को हम लोग अल्फा कह दे रहे हैं। 2e cos α/2। तो ये 2e वहाँ से उठा के रखिए, q अपॉन √2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर एंड cos 90/2 यानी कि 45। सो 2q अपॉन √2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और cos 45 यानी कि 1/√2। तो √2 और √2 ये 2 बना और ऊपर वाले 2 इससे कैंसिल हो गया। तो रिजल्ट आ गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन बिल्कुल डाउनवर्ड यानी कि ओपी लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डाउनवर्ड मीन्स ओपी लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन कौन सा होगा? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई गलत हो गया, पाई स्क्वायर वाला, पाई स्क्वायर इसमें है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर परपेंडिकुलर टू द लाइन OP एंड डायरेक्टेड डाउनवर्ड, बिल्कुल सही। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार्ज ऑन प्लेट इज Q। प्लेट्स पर चार्ज Q है, प्लेट्स का एरिया A है। इफ ड्रॉप इज इन इक्विलिब्रियम फाइंड चार्ज Q नॉट ऑन ड्रॉप। ये जो बीच में ड्रॉप है इस पर हमें चार्ज की वैल्यू को फाइंड करना है। दो प्लेट्स हैं, जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं वैसे ही दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। इनमें चार्जेस कैपिटल Q और इसके बीच में एक ड्रॉप है। ड्रॉप का चार्ज Q और मास m होगा। इसका वेट mg नीचे की तरफ रहेगा और ड्रॉप यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब है कि इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है जो इसके वेट को बैलेंस कर रहा है।
ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करेंगे। हमें इस चार्ज की वैल्यू, ड्रॉप पर जो चार्ज है क्यू नॉट, इस वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ड्रॉप पर चार्ज क्यू नॉट, हमें क्यू नॉट फाइंड करना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बॉडी के वेट को बैलेंस करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, क्यू नॉट ई इज इक्वल टू एम जी। ई कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है, प्लेटों की चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है, इज इक्वल टू एम जी। चलिए सिग्मा को भी रिप्लेस कर दीजिए। तो सिग्मा को रिप्लेस करेंगे तो क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही लिखा हुआ है, और सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, प्लेटों का चार्ज अपॉन प्लेट्स का एरिया, इज इक्वल टू एम जी। इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉप का चार्ज बड़े आराम से फाइंड कर लिया। एप्सिलॉन नॉट एम जी, ए प्लेट्स का एरिया है ए अपॉन कैपिटल क्यू, ये है ड्रॉप का चार्ज जो हमें फाइंड करना था, और ये है प्लेट्स का चार्ज जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। प्लेट्स का एरिया हमारे लिए क्वेश्चन में दिया गया है। ऑयल ड्रॉप का जो मास है वो m है, तो उसका वेट mg और एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट है। क्वेश्चन बेहद आसान है, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। नोट कर लिया, देख लिया, समझ लिया, अच्छे से कर लिया ना। आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। देखिए, आइए आपको यहाँ पे एक बात बताते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक चार्ज क्यू नॉट है, तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और यही फोर्स इस ड्रॉप के वेट को बैलेंस करेगा, और तभी ये ड्रॉप यहाँ पर इन बिटवीन हैंग्ड बनी रहेगी, ना नीचे गिरेगी ना ऊपर जाएगी। फोर्स हम कैसे लिखते हैं, फोर्स जो होता है वो क्यू ई होता है। हम केवल इसके बारे में बता रहे हैं कि फोर्स हम कैसे लिखते हैं। तो क्यू ई मतलब क्यू नॉट ई हो गया, और कैपेसिटर की प्लेटों के बीच ई का वैल्यू कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है प्लेटों का चार्ज अपॉन, प्लेट का चार्ज अपॉन प्लेट का एरिया। इस प्रकार से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखा, और फिर क्यू नॉट की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो बाकी सारे फैक्टर उस तरफ ले जाके रिजल्ट को हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज, एक प्लेट नेगेटिव चार्ज है, और एक चार्ज Q को यहाँ से छोड़ा गया, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट छोड़ा गया। तो क्वेश्चन है कि जब वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले तो ये देखिए कि इस पर फोर्स लगेगा, कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। आंसर ई के फॉर्म में लिखा गया है, ये आंसर ई के फॉर्म में है, तो हम लोग ई बना लें पहले। ई होता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, या कह सकते हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ ई होगा। तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। तो एक्सीलरेशन फोर्स पर यूनिट मास यानी कि क्यू ई बाई एम, और इसी एक्सीलरेशन की वजह से ये पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, और इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती जाएगी। बताइए एक्सीलरेशन क्या करता है, एक्सीलरेशन वेलोसिटी को लगातार बढ़ाता है। एक्सीलरेशन डायरेक्शन चेंज करने का काम भी करता है। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन एक प्लेट से दूसरी प्लेट की ओर इसकी वेलोसिटी के अलोंग है, इसलिए पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन, और हमें इसी को इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी 0 2as, एक्सीलरेशन क्यू ई बाई एम, और s कितना है, d के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी d के बराबर है, तो ये आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 2 QE बाई एम डी, ठीक है ना। बड़ा आसान सा सवाल था। फोर्स लिखा, फोर्स के बाद एक्सीलरेशन लिखा, और एक्सीलरेशन के बाद न्यूटन की थर्ड इक्वेशन से हमने
ये बात फाइंड कर ली कि ये चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से चलेगा तो इस प्लेट पर टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और हमें यही फाइंड करना है। नोट कर लिया होगा, देख लिया, आसान सवाल है। यहाँ पे देखिए एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि दोनों प्लेटें पैरेलल होती हैं, इसलिए फील्ड बिल्कुल यूनिफॉर्म होता है। यहाँ से एक प्रोटॉन को रिलीज किया गया स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया गया, ये भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो क्वेश्चन है कि बताइए दूसरी प्लेट पर कौन जल्दी पहुँचेगा, मतलब कौन ये रेस विन करेगा, दूसरी प्लेट पर कौन जल्दी पहुँचेगा। जो जल्दी पहुँचेगा ये माना जाएगा कि उसने रेस को विन कर लिया। तो पहले फोर्स कैलकुलेट करिए, फोर्स क्यू ई होगा, तो एक्सीलरेशन फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास यानी कि क्यू ई बाई एम होगा। एक्सीलरेशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया, तो अब हमें ये पता लगाना है कि दूसरी प्लेट पर कौन जल्दी पहुंचेगा। तो आइए बीच की दूरी को हम कुछ मान लें, बीच की दूरी को हमने d मान लिया, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये d है, 0 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यानी कि हाफ, और एक्सीलरेशन है क्यू ई बाई एम। बात समझते जा रहे हैं ना, समझते जा रहे हैं ना बात को। एक्सीलरेशन है क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, प्लेटों के बीच की दूरी d है, इस प्रकार से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2md अपॉन क्यू ई, है ना। तो यहाँ पर देखिए d दोनों के लिए सेम है, चार्ज दोनों के लिए सेम है, इसका प्लस ही इसका माइनस ही, तो ये भी दोनों के लिए सेम है, ये भी दोनों के लिए सेम है, चार्ज भी दोनों का सेम है, 2 तो खैर कांस्टेंट है ही है। इस प्रकार से हमने ये समझ लिया कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एम यानी कि टी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एम, यानी कि जिसका मास कम होगा उसको दूसरी प्लेट पर पहुंचने में टाइम कम लगेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को टाइम भी प्रोटॉन से कम लगेगा। तो कौन रेस विन करेगा बताइए, इलेक्ट्रॉन। सवाल बहुत ही सिंपल, आसान, आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, आसान है सवाल, बहुत लेंदी कोई नहीं है। इसमें क्या किया गया है, इसमें इस सवाल में क्या किया गया है, इस सवाल में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के अलग अलग सिरे से रिलीज किया गया। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। तो क्वेश्चन है कि कौन ये d दूरी जल्दी कवर कर लेगा, यानी कौन ये दूसरी प्लेट पर जल्दी पहुंचेगा, कौन रेस विन करेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने फोर्स को लिखा, फिर एक्सीलरेशन को लिखा। एक्सीलरेशन की वजह से दोनों पार्टिकल तेजी से दूसरी प्लेट की ओर बढ़ेंगे। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की 0 है, हाफ ए टी स्क्वायर, ए का मान क्यू ई बाई एम, इस प्रकार से टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2md अपॉन क्यू ई। अब देखिए ई दोनों के लिए सेम है, डी भी दोनों के लिए सेम है, चार्ज का वैल्यू भी दोनों के लिए सेम है, ठीक है ना। तो सारी डिपेंडेंसी मास पर आ गई। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शन टू मास, तो टी इज इक्वल टू अंडर रूट मास, ठीक है ना। इसका मतलब जिसका मास कम होगा उसको टाइम कम लगेगा, वही जीतेगा। तो किसका मास कम है बताइए, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से कम है, तो इलेक्ट्रॉन को दूसरी प्लेट पर पहुंचने में टाइम भी कम लगेगा, यानी रेस कौन जीतेगा, इलेक्ट्रॉन। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लिया होगा आप लोगों ने, समझ लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैपेसिटर की दोनों प्लेटों के बीच से छोड़ दिया गया। एक प्लेट को पॉजिटिव, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट उतना ही नेगेटिव है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल या पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को इस फील्ड में अंदर की तरफ इस प्रकार से ढकेल दिया गया, यानी कि फेंक दिया गया। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है ना। क्लासरूम में जब ये आर्टिकल पढ़ाएंगे या जिस क्लास में पढ़ा दिया होगा
वो लोग जानते होंगे कि ये जो पाथ होगा वो पैराबोलिक होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को ट्रांसवर्स फील्ड में छोड़ा जाता है, जब किसी पार्टिकल को ट्रांसवर्स फील्ड में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और चार्ज पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में फेंक दिया गया, तो इसका पाथ हमेशा कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। तो हमारा क्वेश्चन है कि दोनों में से कौन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा। तो अब आइए ये देखते हैं कि डिफ्लेक्शन कैसे चेक करेंगे। इस डायग्राम को हम दोबारा बता रहे हैं डिफ्लेक्शन को चेक कराने के लिए। ये कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज, समझते जाइएगा भाई, है ना, और एक प्लेट नेगेटिवली चार्ज है, ये देखिए। और इन दोनों के बीच अगर किसी चार्ज पार्टिकल को हम थ्रो कर देते हैं तो ये पैटर्न है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है और हमने चार्ज पार्टिकल को एक्स डायरेक्शन में फेंका है। तो ये देखिए इस प्रकार से पैराबोलिक डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन अगर चेक करना है तो हम क्या करेंगे, हम x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर y की वैल्यू को चेक करेंगे और जिसका y ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा माना जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। ये देखिए पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक होगा और एक x के मान पर y जिसके लिए ज़्यादा होगा डिफ्लेक्शन भी उसका ज़्यादा माना जाएगा। तो हमें y चेक करना है। आइए इस पाथ की इक्वेशन क्या होती है ये बताइए। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, हम पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। y डिफ्लेक्शन की इक्वेशन क्या होती है, QE/2mu² ये देखिए पैराबोला की इक्वेशन है। पाथ पैराबोलिक है इसलिए पाथ की इक्वेशन भी देखिए पैराबोलिक है। y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, यानी कि पाथ कैसा होगा, पैराबोला। ये पाथ की इक्वेशन है। आइए पहले क्वेश्चन में कहा गया कि दोनों को सेम वेलोसिटी से फेंका गया, यानी कि u दोनों के लिए सेम, एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो q भी दोनों के लिए सेम, e तो दोनों के लिए सेम है ही है। खैर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के लिए सेम है, प्रोटॉन के लिए जितनी फील्ड है इलेक्ट्रॉन के लिए भी उतनी ही फील्ड है। तो u भी सेम, q भी सेम, e भी सेम, x दोनों के लिए सेम x पर चेक करेंगे तो y प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शन टू मास हो गया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है प्रोटॉन के मास से, इसलिए इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा प्रोटॉन के कंपैरेटिवली। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया जिसका आंसर है इलेक्ट्रॉन में डिफ्लेक्शन प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करें। सेकंड पार्ट में कहा गया कि दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया गया। चलिए फिर से इक्वेशन देखते हैं पाथ की, QE/2mu² ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी दोनों के लिए सेम है, यानी कि ½ दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब है कि mu² भी दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है ना, एक बात ये हो गई। दूसरी बात, चार्ज भी दोनों के लिए सेम है। ठीक है ना। तीसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम ही है। तो सब कुछ जब सेम है और x तो सेम लेके चलेंगे ही चलेंगे। अरे भाई x के एक मान पर ही तो चेक करेंगे, ऐसा थोड़ा है कि प्रोटॉन के लिए जल्दी चेक कर लिया और इलेक्ट्रॉन को दूर जाके चेक किया, ऐसा नहीं करना है। एक ही x पर दोनों का y चेक करना है। ये देखिए दोनों के लिए x है, ये देखिए ये दोनों के लिए x कॉमन ले लीजिए, x सेम रखिए और y को चेक करिए। ये प्रोटॉन का y1 है और ये इलेक्ट्रॉन का y2 है। एक ही x के मान पर चेक करिए। अच्छा कौन कौन ये कहेगा कि प्रोटॉन को जल्दी चेक कर लो और इलेक्ट्रॉन को बाद में जाके चेक करो, ऐसे तो ये तो फेयर वर्क नहीं हुआ ना।
एक ही x के मान पर हम ये देखेंगे किसका y1 बड़ा है, किसका y2 छोटा है, या y2 बड़ा है y1 छोटा है, जो भी है। y1 मतलब प्रोटॉन के लिए है और y2 मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए है, और दोनों का डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, एक ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, एक नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जब एम यू स्क्वायर दोनों के लिए सेम, क्यू भी दोनों के लिए सेम, ई भी सेम, एक्स भी सेम, हेंस वाई भी दोनों के लिए सेम होगा, यानी कि दोनों इक्वली डिफ्लेक्ट होंगे, दोनों इक्वली डिफ्लेक्ट होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन प्रोटॉन के डिफ्लेक्शन के बिल्कुल बराबर होगा। आइए इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो यहाँ दिख नहीं रहा है, बुकलेट में आपको दिखेगा। थर्ड पार्ट में कहा गया कि दोनों को सेम मोमेंटम से थ्रो किया गया। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट इस सवाल में है। 2m² x²। अब मोमेंटम यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो हम ऐसा करने जा रहे हैं कि हम ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा करने से ये फायदा हो जाएगा कि ऊपर हमको दिख रहा है QEM और नीचे हमें दिख रहा है 2 इंटू मोमेंटम का स्क्वायर और x²। m से ऊपर और m से नीचे मल्टीप्लाई करने से ये फायदा हुआ कि हमें नीचे मोमेंटम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगा, और अब हम कंपेयर कर सकते हैं। चलिए, सवाल में कहा गया मोमेंटम दोनों का सेम, इनिशियल मोमेंटम दोनों का सेम, q दोनों का सेम, क्योंकि एक प्लस ई और दूसरा माइनस ई चार्ज होता है, ई भी दोनों के लिए सेम, और x तो हम सेम लेकर चलेंगे ही चलेंगे। अगर हमें डिफ्लेक्शन चेक करना है तो हम एक x के मान पर ही y को चेक करेंगे। तो इन चीज़ों से ये पता चल गया कि y जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, डिफ्लेक्शन मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। तो अब आप क्या समझने जा रहे हैं कि क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा है, इसलिए इस थर्ड पार्ट में आंसर होगा कि प्रोटॉन का डिफ्लेक्शन भी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट में कहा गया कि दोनों को सेम वेलोसिटी से थ्रो किया गया। दूसरा पार्ट है दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया गया। तीसरा पार्ट है दोनों को सेम मोमेंटम से थ्रो किया गया। इस प्रकार के सवालों में अलग अलग कंडीशन में आंसर अलग अलग आता है। अगर दोनों को सेम वेलोसिटी से थ्रो किया तो अलग आंसर आएगा, अगर दोनों को सेम काइनेटिक एनर्जी से थ्रो किया तो अलग आंसर आएगा, और अगर दोनों को सेम मोमेंटम से थ्रो किया तो अलग आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इलेक्ट्रो 2 वाला DPP कंप्लीट कर लिया है। ये डे 8 चल रहा है, होमवर्क वाला डे 8 में इलेक्ट्रो 2 का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, और अब हम लोग बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रो 3 और इलेक्ट्रो 4, इस प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रो में 7 तक जाएंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो 1 और इलेक्ट्रो 2 हो गया है, और हम लोग इलेक्ट्रो में 7 या 8 तक जाएंगे, और उसके बाद हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए इन सब चीज़ों को तैयार करिए।